देखो बच्चों, जो जो ये हमारा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वैसे हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। और लॉ में कौन सी वाली लॉ पढ़ने जा रहे हैं? हम बिजनेस लॉ। और इसको मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं और कॉमर्शियल लॉ भी बोलते हैं। ये वो वाले लॉज हैं बच्चों जो किसके रास्ते में आते हैं? बिजनेस करने के। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो उसे अपने देश का कानून आना चाहिए। जो बिजनेस से संबंधित लॉज हैं वो उसको आने चाहिए। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये बिजनेस लॉ। अब इसमें एक वर्ड जो मैंने सीखा है, बार बार वो एक वर्ड बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल लॉज। वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। वो ये कहते हैं कि यदि आपने लाइफ में लॉ सीखना है, और क्योंकि आप जब कोई कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, पर्टिकुलरली जब आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है, गवर्नड होना होता है। तो उस पॉइंट पे इनका ये कहना है कि सबसे पहले, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स सीखनी है, तो चलो पहले तुम मार्शल रॉबिन्स और एडम स्मिथ और ये वाली डेफिनेशन सीखो कि स्केर्सिटी होती है, मैनकाइंड होता है। अगर जो हम किसी को अकाउंट सिखाते हैं तो बोलते हैं तुम डेबिट और क्रेडिट सीखो सबसे पहले। और यदि हम स्टैट्स सिखाते हैं तो हम बोलते हैं मीन मीडियन मोड सीखो, टाइप्स ऑफ सीरीज सीखो। इसी प्रकार यदि हम एक चौथा पेपर किसी को बोलते हैं कि बेटा तुम लॉ सीखो, तो ये मान लीजिए बच्चों कि ये जो लॉ है, इसका रास्ता, जो पहला स्टेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लॉ हमको ये बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी ड्यूटीज क्या हैं। और हमें ये माना जाता है कि हमें अपने देश का लॉ पता होना चाहिए। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें अपने देश का लॉ पता नहीं था और मैं इसलिए ये गलती कर गया, मुझे माफ कर दो। तो उसमें लिखा हुआ है लॉ में, यू कैन नॉट गिव दिस एक्सक्यूज एंड दिस एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सक्यूज क्या नहीं है? एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आपको माफी नहीं मिल सकती। यू वोंट बी एबल टू गेट व्हाट? एनी एक्सक्यूज और एनी exemption from court or in the eyes of law where you can give this contention, sorry sir, I was not knowing। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप ट्रेवल कर रहे हैं अपने व्हीकल पे, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना है, गाड़ी का आरसी लेके चलना है, इंश्योरेंस लेके चलना है, पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेके चलना है। आप पे कोई कागज नहीं है या चार में से दो कागज है, तो ये कहते हैं आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर मेरे पास ये कागज नहीं है। अच्छा सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई लॉ है। अच्छा सर, कागज रखने पड़ते हैं गाड़ी के साथ? क्या बात कर दी सर, अब मैं रख लूंगा। तो वो कहते हैं नहीं भाई, चालान तो कटेगा। तो आप बोल रहे हो कैसी बात कर रहे हो? वो कहेगा सर ये लॉ है, व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू आर कैरिंग अ व्हीकल, यू शुड बी फैमिलियर विद द लॉज अप्लाइड इन योर कंट्री। ठीक है। अब आता है आप बिजनेस करने लग रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? काम करने लग रहे हैं। सो दे से यू शुड बी अवेयर ऑफ। यू शुड बी अवेयर ऑफ द लॉज ऑफ योर कंट्री। अब इसमें आता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहां पर एक बात आती है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए बच्चों, ये यहां पर ये बोलते हैं, मैं कुछ हेडिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होनी जरूरी है? दो पार्टीज, ऑफरर एंड एक्सेप्टर। ऑफरर एंड कौन? एक्सेप्टर। एक ऑफर देने वाला और दूसरा कौन? एक्सेप्ट करने वाला। तो जब ऑफर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, सर कोई व्यक्ति अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा।
एक व्यक्ति ऑफर देगा और दूसरा उसको क्या करेगा, तो उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है, और उस प्रॉमिस को हम एक एग्रीमेंट का नाम देते हैं। उस वर्ड को क्या बोल देते हैं, एग्रीमेंट। ठीक हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब एक वर्ड आता है शुरू में, जब दो पार्टीज हो जाएं और वो एक ऑफर दे और एक एक्सेप्टेंस दे, तो एग्रीमेंट बन गया, प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। एंड उसके बाद वो क्या बनता है बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो एनफोर्सिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है, एनफोर्सिएबल। क्या हो जाता है, एनफोर्सिएबल। समझ आ रहा है? जब शुरू में एग्रीमेंट होगा, बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसके बाद एनफोर्सिएबल हो जाएगा। अब कोई ये पूछेगा सर एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कोर्ट में ले जाने लायक हो जाएगा। कोर्ट की बात कब आती है, जब दोनों में से कोई एक पार्टी अपने द्वारा किए गए प्रोमिसेस को पूरा ना करे, तो हमें कहां जाना होता है, कोर्ट में। उसको बोला जाता है एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी। और ये एक जीवन में बात को समझ लो कि यदि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कोई पार्टी done or effected, and any party does not fulfill its promise, matter can be taken to where, matter can be taken to where, court. Matter can be taken to court. मैटर को कहां ले जाया जा सकता है बच्चों, कोर्ट में ले जाया जा सकता है। एक तो ये बात है, ध्यान से समझना आपने। और उसके बाद जी बच्चों, if contract is done effected, any party does not fulfill its promise, matter can be taken to court. द फॉल्टी, अब ध्यान से सुनना है, जो जो मामले को लेके जाएगा वो होगा प्लेंटिव। प्लेंटिव और प्लेंटिव हु सूज, हु फाइल्स अ सूट, ही इज एग्रीव्ड, ही इज एग्रीव्ड। एग्रीव्ड मतलब पीड़ित, सफरर। एग्रीव्ड का सिनोनिमस वर्ड क्या हो गया, लूजर, सफरर। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट विल चेक दैट contract is valid, then court will give verdict. Court will give decision after giving opportunity to both the parties. Another party on whom suit is filed is called defendant.
वो पार्टी जिसके ऊपर मुकदमा किया जाए उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। ठीक हो गया। अब देखिए, एक तरफ तो पार्टी हो गई ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर एंड कौन? ऑफरी। और फिर बाद में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। लेकिन कोर्ट ये कहता है ये खाली एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी वैलिड। अब सवाल आता है वो कौन कौन सी कंडीशन है जो एग्रीमेंट को किस में कन्वर्ट करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट में। ये देखिए, ये मैंने सीए का स्टडी मॉड्यूल खोला है। ये तो यहां पर ये कह रहे हैं, एक तो एग्रीमेंट हो गया जिसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो गया। एग्रीमेंट में क्या हुआ? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। फिर आता है, ये देखिए एग्रीमेंट में क्या लिखा है बच्चों? ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस लिखा है। तो सर, एक व्यक्ति ऑफर देगा मैं अपना सामान, अपना स्कूटर, अपना फर्नीचर बेचना चाहता हूं। दूसरा, उसको किसी को ऑफर दिया जाएगा और वो उस ऑफर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यही होगा ना? तो एक ऑफर देने वाला हो गया ऑफरर, और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला कौन हो गया? एक्सेप्टर। अब आता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो एग्रीमेंट को किस में कन्वर्ट करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट में। वो शर्तें हम पढ़ने जा रहे हैं। वो ये हेडिंग्स है। दीज आर द हेडिंग्स। 6 इधर हैं, 5 इधर हैं। 6 + 5 11 हो गए। एग्रीमेंट को एक माना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसको एक माना गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब आता है फ्री कंसेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। इसके बाद आता है कंसेंट फ्री। अब ऊपर नीचे हेडिंग हो जाते हैं किसी दूसरी बुक्स में। फिर इन्होंने लिखा कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 पार्टीज, एक ऑफरर एंड ऑफरी, जिसको ऑफर दी गई। फिर ये लिखते हैं फ्री कंसेंट जब कोई अपनी सहमति दे। अब ये बाकी कंडीशंस हैं, ये सारी जो सामने 10-11 हेडिंग है, यदि ये सारे हेडिंग क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंप्लायंस हो जाती है, तो वो जो एग्रीमेंट है क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होते ही एनफोर्सिबल हो जाता है। कोई कहेगा सर ये जो एनफोर्सिबल वर्ड है ये क्या है? सर ये वर्ड आपको लॉ की प्रोटेक्शन का एश्योरेंस देता है। It gives you an umbrella that you are protected under law. If any party denies with his promises, you can knock at the door of the court and file a suit against him and ask for justice. सूट फाइल करो, न्याय की मांग करो, कोर्ट आपको न्याय दिलाएगा। और बच्चों, कोर्ट जो है पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, सबसे ऊपर। बड़े से बड़े मुकदमे कोर्ट में ही सेटल होते हैं। और कोर्ट की लेयर्स हैं। 2 लेयर्स तो लोकल कोर्ट्स की हैं, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, उसको हम लोकल कोर्ट बोल देते हैं। उसमें भी 2 लेयर्स हैं। फिर मामला कहां जाता है? हाई कोर्ट। और फिर कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट। 3 लेयर्स है, जबकि 4 हो जाती है, लोअर कोर्ट,
अपर कोर्ट, ये दोनों लोकल लेवल पे हैं। और फिर मामला ले जाया जाता है हाई कोर्ट, जो कि उत्तराखंड का नैनीताल में है। हर स्टेट की का एक जगह पर होता है। और फिर मामला हाईकोर्ट के बाद भी यदि कोई पार्टी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो कहां अपील कर सकती है? सुप्रीम। ये 3 टियर है, देखने में 3 है लेकिन 4 हो जाते हैं, लोकल लेवल पे 2 है। और फ्री कंसेंट का मतलब है जब ऑफर देने वाले ने ऑफर दी और यस कहने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था, उसको कोई फ्रॉड्स करके हमने उससे एक्सेप्टेंस नहीं ली, झूठ बोलकर एक्सेप्टेंस नहीं ली, गलती से एक्सेप्टेंस नहीं दी। फ्री कंसेंट, उसकी कंसेंट फ्री थी, डरा धमका कर और झूठ बोलकर, छल कपट करके, फ्रॉड करके, मिस्टेक करके, कोअर्जन करके, धमकी देकर, थ्रेटन टू किल, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये नहीं था। आई रिक्वेस्ट डोंट रिपीट। क्लियर? ये है बच्चों, समझ आ रहा है? तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फिर है जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है वो माइनर ना हो, साउंड माइंड की हो और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए। वो पार्टीज क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के लायक होनी चाहिए। तो पहला हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आ गया क्या क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर आ गया फ्री कंसेंट। द कंसेंट शुड बी विदाउट प्रेशर, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कोअर्जन। हम उसकी कंसेंट फ्री फ्री लें, उसको फ्री छोड़ दें। कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज हो क्या ना हो? नॉट अ माइनर, क्या ना हो? साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर भी ना हो, साउंड माइंड की हो। ठीक है? अब आता है बच्चों लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कल भी ये बात मैं कर रहा था, समथिंग इन रिटर्न। और इसके लिए एक लैटिन टर्म यूज किया था, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। बच्चों इनको याद भी करते जाना है, एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बस ये प्रॉमिस बनता है, मगर खाली एग्रीमेंट से एनफोर्सिबिलिटी। फ्री कंसेंट, मैं बार बार कुछ शब्द बोल रहा हूं, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी की सहमति लेना, इसका मतलब है आप उससे डरा धमका नहीं सकते, उससे झूठ नहीं बोलकर उसको फ्रॉड नहीं कर सकते, उसको एग्जैजरेशन नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, दबाव में उससे कंसेंट नहीं ले सकते, उसको जान से मारने की धमकी देकर, कोअर्जन करके बोलो कि नहीं नहीं तो मैं मार दूंगा, जैसा मूवीज में होता है, ऐसा नहीं कर सकते। फ्री कंसेंट, यदि एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करना है फ्रीली कंसेंट दे, नहीं देता ना दे, ठीक है, मगर आप उसे किसी प्रकार का जबरदस्ती कंसेंट नहीं लोगे और झूठ फ्रॉड करके भी कंसेंट नहीं लोगे। इसमें एक वर्ड आता है, यदि उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखना क्या बोला जाता है। वॉइड भी नहीं, वॉइडेबल। वॉइड तो व्यर्थ होता है, बेकार। वैलिड लीगल होता है, ये बीच का है, ना वॉइड है ना वैलिड। देखिए वॉइड तो हो गया व्यर्थ, यूजलेस, नॉट लीगल।
मतलब नॉट नॉट एनफोर्सिएबल। और वैलिड हो गया क्या? लीगल एनफोर्सिएबल हो गया। बोलिए। और एक आता है वॉइडेबल। वॉइडेबल होता है इफ नो फ्री क्या कंसेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल। और फिर क्या होगा? वॉइडेबल का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर आपने तो बोला वॉइड तो मतलब नॉट एनफोर्सिएबल, वैलिड मीन्स ये तो बीच में है। सर यदि कोई प्रोटेस्ट करेगा, जो पार्टी सफरर है, लूजर है, तो ये वॉइड हो जाएगा। इफ प्रोटेस्ट इज मेड इन कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड और rescinded. Contract can be what? Cancelled or what? Rescinded. ठीक हो गया? ये है बच्चों। अब देखिए आगे क्या हेडिंग है। सब हेडिंग कई अलग बुक्स में सेम हेडिंग है। अब आता है लॉफुल कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। हमने बच्चों जीवन में पढ़ा है बिजनेस, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो सर बिजनेस हमेशा पैसा कमाने के लिए होता है। एक तो वो लीगल होना चाहिए, दूसरा पैसा कमाने के लिए बिजनेस होता है। बिजनेस का, अगर आप बिजनेस की परिभाषा देखें, ऐसी रेगुलर लीगल एक्टिविटी जो क्या करने के लिए की जाए, मनी अर्न करने के लिए की जाए, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो इसका मतलब मनी अर्न कब होगा? जब एक पार्टी दूसरे को बदले में समथिंग इन रिटर्न देगी। और यदि कहीं पर चैरिटी हो रही है तो सर वहां पर बाइंडिंग नहीं होगी। जब आप किसी को पैसे देते हैं, कुछ रिटर्न में सर्विसेज देते हैं, तो आप उसके बदले में, रिटर्न के बदले में दूसरी रिटर्न की मांग करते हैं। You demand something in return. You have given money and you ordered for a furniture. You will say, sir, please send me furniture. I have paid you. और यदि उसने फर्नीचर भेज दिया तो वो आपको फोन करेगा, प्लीज पैसे भिजवा दो। ये जो समथिंग इन रिटर्न है, उसको पैसे मिल रहे हैं और आपको फर्नीचर, यही कंसिडरेशन। कोई भी आप बड़े हो रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आप जानते हैं आने वाले समय में हम भी क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लीगल काम करेंगे, मनी अर्न करेंगे, डिग्रीज लेंगे, पढ़ाई करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, स्किल बढ़ाएंगे और मनी अर्न करेंगे। तो जब आप मनी अर्न करने जाओगे तो खुद से तो कमाओगे नहीं, किसी ना किसी से क्या करोगे, दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे। चाहे आप नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट करो और या आप बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बदले में रिटर्न भी आएगी। उस रिटर्न को क्या बोला गया है यहाँ? कंसिडरेशन। फिर आता है लीगल ऑब्जेक्ट। हम अपने देश के कानून को तोड़ नहीं सकते, वी कांट ब्रेक द लॉ। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव शुड बी व्हाट? शुड बी लीगल। देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ। Not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void. एक और बात लिखते हैं, वो कहते हैं जैसे जैसे बच्चों सरकार अपने देश के नागरिकों को पहले से अलर्ट कर देती है। सरकार क्या कह रही है देखिए, अगर आप बात को समझो। देखो भैया, पहली बात तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है जी। कंसेंट फ्री होनी चाहिए। जो आदमी आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है उसको डरा धमकाकर, झूठ बोलकर, फ्रॉड कर कर, गलती से, किसी भी बहाने से कंसेंट उसको फ्री छोड़ दीजिए। होश हवास में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलती के, वो यदि सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद क्या करे, यस बोले, तो समझ लो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये एक शर्त है, नहीं तो वाइडेबल हो जाएगा। और फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज।
उन्होंने बोला जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, और डिसक्वालिफाइड बाय। अब आप कहेंगे सर ये साउंड माइंड भी समझ आ रहा है, माइनर भी समझ आ रहा है, ये डिसक्वालिफाइड बाय लॉ क्या है? कुछ ऐसी पार्टीज की लिस्ट है जिनको कोर्ट ने पहले से ही बोल दिया इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। यदि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, या वो फॉरेन डिप्लोमेट है, या वो एनिमी कंट्री का कोई एलियन एनिमी है, कुछ ऐसा है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो उसको वो बोलते हैं डिसक्वालिफाइड है, इनसे मत करना, फॉरेन डिप्लोमेट से नहीं, कन्विक्टेड क्रिमिनल से नहीं, और कोई एलियन एनिमी है। अब आप कहेंगे ये एलियन और एनिमी कौन है, इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। यूक्रेन और रशिया दो देशों के बीच में क्या है, क्या चल रही है अभी? वॉर। ऐसे वॉर में क्या यूक्रेन के लोग कुछ अनाज या कुछ पेट्रोल रशिया को बेच सकते? नहीं। रशिया वाले यूक्रेन को बेच सकते? नहीं। तो दोनों कंट्रीज के नागरिक इस वक्त क्या कहलाएंगे? एलियन एनिमीज। ये उनके लिए वर्ड है। when two countries are at war and it is an official declared war, तो व्यापारी लोग आपस में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर लिखा है कंसिडरेशन जरूरी है, कम या ज्यादा। सर आप पैसे देते हैं, किसी को पैसे देकर आप सामान खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, ये कंसिडरेशन है। आप उसको मनी दे रहे हैं, यदि वो क्वालिटी में कमी देता है तो आप उसको शिकायत कर सकते हैं, उससे डैमेजेस ले सकते हैं, माल को रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा यदि आपने उसको माल खरीदने के लिए उचित कंसिडरेशन क्या किया होगा, दिया होगा, समथिंग इन रिटर्न। और यहां पर जब कंसिडरेशन की बात आती है तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस और कॉमर्स वर्ड आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में भी, यदि एक मदर घर के मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बना रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और वही मदर कहीं पर जॉब कर रही है कुकिंग का और पैसे ले रही है, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यदि एक टीचर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक नर्स यदि अपनी मदर को केयर कर रही है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही नर्स हॉस्पिटल में जाकर अनरिलेटेड पेशेंट्स की केयर कर रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो जरूर बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। इतनी समझ छोटे से बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे आ जाती है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होने लगता है, कंसिडरेशन होने लगता है। ये बच्चों लीगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटीज लीगल कर सकते हैं। लीगल का मतलब है लॉ को तोड़ नहीं सकते। लीगल ऑब्जेक्ट क्या है? आप बाहर निकल जाइए मार्केट में, कहीं भी जितनी शॉप्स हैं, क्या वो कोई इलीगल सामान बेच रही है? वहां पर कहीं कपड़ा मिल रहा है, कहीं दवाई मिल रही है, कहीं पर शूज मिल रहे हैं, कहीं पर स्टेशनरी मिल रही है, कहीं कोई रिपेयर की शॉप खोल के बैठा है, कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स बेच रहा है। ये सब काम क्या है? ये लीगल बिजनेस है भाई। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है क्या हो गए, लीगल। यदि ऑब्जेक्टिव इलीगल हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। अब इन्होंने नागरिकों को अलर्ट करने के लिए इन सेक्शन में पहले से ही दे दिया, ये वाले एग्रीमेंट मत करना, ये एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है। लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स गिवन इन द एक्ट which are what since beginning, which are void since beginning, not enforceable, void। उन्होंने कहा लोग पागल ना बने, इसलिए क्या सही रहेगा, पहले ही क्या किया, लिस्ट बना दी किसकी, वॉइड एग्रीमेंट्स की। आप कहेंगे इसका कोई एग्जांपल दीजिए। एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट ऑफ वेजरिंग, शर्तें लगाना, एग्रीमेंट ऑफ बैटिंग,
एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इनको आगे पढ़ेंगे अभी इलैबोरेटेड वे में हम। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट ऑफ वेजरिंग। वेजरिंग क्या होता है? शर्त लगाना, आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज रात 9 बजे बारिश होगी या नहीं, कौन सी क्रिकेट टीम जीतेगी। गैम्बलिंग अलग होता है, पत्तों में कसीनो में जाकर गैम्बल, वो इलीगल है और वॉइड भी है, वो भी वॉइड है। मगर कुछ एग्रीमेंट वॉइड है मगर इलीगल नहीं है। जैसे शर्त लगा ली, शर्त लगा ली कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, हुई या नहीं हुई, एक हारा एक जीता, उसने पैसे दिए वो नहीं दे रहा है, आप कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है। और जो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड उसके बाद क्या वर्ड है, जो कौन सी मंजिल तक नहीं पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, वो उसके लिए हमारे पास मत आइए, हमारा समय व्यर्थ मत करो, डोंट वेस्ट अवर टाइम। ये है बच्चों। अब आता है, ये वो हैं जो सेक्शन 10 में तो नहीं दिए मगर ये भी जरूरी कंडीशंस हैं। टू पार्टीज, ये तो पक्का ही क्लियर है सर, खुद से कोई कोई खुद से खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, एक ऑफरर होगा और एक ऑफरी होगा। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसमें बच्चों आता है, यदि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में एक लीगल बाइंडिंग हो जाती है। अब इसमें बुक्स में एक एग्जाम्पल छपा है, आपने अपने फ्रेंड को खाने पे बुलाया, बुक में छपा हुआ एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा, और आप नहीं पहुंचे वहां, और वो बेचारा घर में कह के पहुंच गया मम्मी की खाना वाना मत बनाना आज, फ्रेंड की तरफ से आज पार्टी है, और फोन भी ऑफ कर लिया, और घर पे भी आपने मना कर दिया खाना मत बनाना, और भूखे प्यासे आए और सो गए घर पे। अगले दिन उसका हाथ पकड़ा और उसे कोर्ट लेके चले गए, मिलॉर्ड यही है वो। सब मिलॉर्ड ये कहते हैं बेटा ये कौन सी लीगल बाइंडिंग थी उस फ्रेंड की खाना खिलाने की। आप बोल रहे हो नहीं सर इसने प्रॉमिस किया था, वो बोलेंगे बेटा ये सोशल रिलेशन था, फ्रेंडशिप इज अ सोशल बाइंडिंग नॉट अ लीगल बाइंडिंग। समथिंग इन रिटर्न, इसमें कहीं कोई कंसिडरेशन नहीं है। कुछ क्विड प्रो क्यू भी होना चाहिए ना, और वो लीगल कॉन्सिडरेशन हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यहां पर वो कहते हैं यदि आप लीगल रिलेशनशिप नहीं है, सोशल बाइंडिंग है, सोशल बाइंडिंग डज नॉट लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है। जैसे बच्चों, लैंड लैंड सोल्ड, इमूवेबल एसेट शुड बी, सेल ऑफ लैंड शुड बी रजिस्टर्ड, सेल ऑफ लैंड शुड बी व्हाट, रजिस्टर्ड, वरना वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि लैंड क्या है, इमूवेबल एसेट है। तो कभी कभी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और फिर आता है मीनिंग शुड बी सर्टेन। इसका एग्जांपल देते हैं बच्चों, अभी बुक में और स्टडी में है, ऑयल। एक आदमी 4 या 5 तरह का ऑयल बेचता है, आपने बोला काइंडली सेंड मी 1 टिन ऑफ ऑयल, आपने उसको व्हाट्सएप किया या फोन किया या उसको जाते जाते बोला और निकल गए, उसको आपने बताया नहीं कौन से टाइप का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पामोलिव ऑयल, विच ऑयल, वनस्पति ऑयल, एंड ही इज अ डीलर इन मेनी टाइप्स ऑफ एडिबल ऑयल। तो वो क्या कह रहा है, सर मुझे उसकी बात समझ नहीं आई क्योंकि मीनिंग सर्टेन नहीं है, मीनिंग इज नॉट सर्टेन, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मिस्टेक हो गई।
या मिस्टेक भी नहीं हुई तो क्लैरिटी नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका बुक्स में एक एग्जांपल लिखा है, अ कैब ड्राइवर प्रॉमिसेस द द पैसेंजर टू ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली इन 15 मिनट्स बाय रोड। कहां से कहां? इज इट पॉसिबल? नो। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, इट इज सच एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट नॉट, क्योंकि वो हम उसे क्या बोल रहे हैं, भाई जो तू बोल रहा है वो किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। बाय रोड, बाय कैब, देहरादून टू दिल्ली इन 15 मिनट्स, इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए यही वाले आंसर्स एक स्टडी में भी देखेंगे। ये तो खैर स्टडी के ही थे जी। अब ये एक बुक में है, यही सेम, दीज आर गिवन इन अ बुक। यही हेडिंग है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर दोबारा से ले रहा हूं। एग्रीमेंट, प्रॉमिस जो है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये लिख रहे हैं क्या क्या वो कंडीशंस हैं, इनको बोला जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट को क्या बनाने में वो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जो सारी पूरी हो, एक भी पूरी नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्या रह जाएगा? एग्रीमेंट रह जाएगा। ये बच्चों बेसिक है, जैसे अकाउंट्स का एबीसीडी होता है, ये लॉ का एबीसीडी है। अब वो कह रहे हैं यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। पहला क्या है? एग्रीमेंट। एक व्यक्ति प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। वन विल गिव प्रपोजल, सेकंड विल एक्सेप्ट, उसको वो एग्रीमेंट बोल रहे हैं। और कंसेंट, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब बच्चों इसमें एक और ये हेडिंग है, मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या है? इसका इन्होंने एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति के पास दो कारें हैं, वो अपनी पुरानी कार बेच रहा है, और जो ऑफरी है वो सोच रहा है ये अपनी एक ही, उसने उसको नई कार में ही देखा, पुरानी में। एक्चुअली हुआ क्या था, जब से उसकी नई कार आई वो पुरानी चलाता ही नहीं था। अब उसको लगा पुरानी मेरी खड़ी रहती है, उसको क्या करता हूँ, बेच देता हूँ। उसने बोला आई वांट टू सेल माई कार। जो ऑफरी है वो क्या सोच रहा है, ये वाली कार बेच रहा है। उसने बोला ठीक है, कितने में? उसने बोला 3 लाख। उसने कहा डन। वो अब उसमें बुक में दिया हुआ था ऐसा एग्जाम्पल ये, कि वो उसके पास एक नई होंडा सिटी है, वो पुरानी अपनी मारुति बेच रहा है। तो वो जो खरीदने वाला सोच रहा है नई होंडा सिटी 10 लाख रुपए की कार कितने में बेच रहा है, कह रहा डन, अभी ला रहा हूं। वो 3 लाख लेके आया, उसने चाबी दी, वो चाबी लेके होंडा सिटी की तरफ जा रहा है। और वो क्या सोच रहा है, ये मारुति की तरफ जा रहा है, जाना चाहिए। तो ये क्या नहीं हो रहा है, दोनों के माइंड एक ही सब्जेक्ट मैटर को, ये भी मिस्टेक का केस है actually। इसको भी क्या बोला जा सकता है, मिस्टेक, क्योंकि जो बोलने वाला बोल रहा है और जो समझने वाला, वो दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे। कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या रह जाएगा? सर एग्रीमेंट तो किसी को मर्डर करने का भी कर सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं करो, मैं बोल रहा हूं उसको एग्रीमेंट बोला जाएगा। क्या नहीं होगा वो? सर कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं हो सकता है, इट कांट बी व्हाट, लीगल। इफ यू आर प्रोमिसिंग समबडी कि तू जा जाके उसको मर्डर कर रहा, 5 लाख ले ले मुझसे, सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या है ये? इट इज एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट। तो इसलिए प्लीज समझिए, ये जो मैंने 10 हेडिंग बोले हैं, जी,
एक एक करके बच्चों, जब तक ये सारे हेडिंग क्या नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, एग्रीमेंट तब तक क्या नहीं बनेगा। अब एग्रीमेंट क्या बोल रहा है सर, एक भी हेडिंग रह जाए तो मैं एग्रीमेंट ही रहूंगा। हाँ बेटा, तुम एग्रीमेंट ही दो। तो एग्रीमेंट रहने से क्या होगा, आपको कोर्ट का शेल्टर नहीं मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं लीगली वीक हो रहे हो, तो आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, सो दैट आप लॉ की प्रोटेक्शन में जा पाओ। और कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा ना करे तो आप उसको सू कर पाओ, SUE, ही हैज बीन सूड बाय मी, ये वोकैबुलरी है लॉ की। इस तरह से लोग बोलते हैं आई शैल सू यू इन द कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। और आज भी बच्चों ये ट्रुथ है कि इंडिया की जुडिशरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी है बच्चों, प्लीज इसको मान लीजिए। इंडिया की जुडिशरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। देखो बच्चों, ये समझ आ गया मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या बोला मैंने, वो अपनी पुरानी मारुति कार बेच रहा है और वो चाबी लेके क्या सोच रहा है, होंडा सिटी बेच रहा है। तो ये मिस्टेक का भी केस है, वॉइड है, और ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, देखिए 2 कार्स दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, ये बच्चों रटा हुआ है मुझे सब। अब आता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया फ्रेंड को खाने पे बुलाने का। ठीक है, एक स्पाउस अपने, अब सर यदि हस्बैंड वाइफ को डॉक्टर पे ना ले जाए, क्या वाइफ मुकदमा कर सकती है, मिलॉर्ड मेरी तबीयत खराब थी, मैं बुखार से सफर कर रही थी, ये निकम्मा आदमी मुझे लेके नहीं गया। सर वो उसकी सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगल नहीं। इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। वो सब्जी लाना भूल गया घर के लिए, ले मुकदमा एक और। सर ये पति पत्नी है या कोई, कौन है ये। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं भाई, ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है प्लीज ध्यान रखो, सोशल ऑब्लिगेशन आपको सामाजिक जिम्मेदारी देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, मगर बाइंडिंग नहीं है। और अगर जो कोई आदमी किसी ड्यूटी को ना भी कर पाए तो सूट फाइल नहीं होगा। प्लीज समझना इसको। कई बार मैं सब एग्जांपल देता हूं, कहीं भंडारा या लंगर चल रहा है, अब इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, दाल ठंडी मिल गई आपको, मैं देख लूंगा कल इस समिति को, ठंडी दाल खिला दी मुझे भंडारे में। सर कोई पैसे ले रहे हैं, कोई कंसिडरेशन है, प्रसाद है, ठंडा गरम जैसा है भाई ग्रहण कर ले, कम खा ले ज्यादा खा ले, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड विच इज कॉल्ड प्रसाद। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, it is a religious like presence. You are worshipping god, they are giving you prasad, you take it. Don't blame the organizer of that bhandara or langar. Think the volume, they are doing it in a very large volume, and there may be little bit compromise because of the huge number of people. You can't sue them, ये पॉइंट है। ये बच्चों, ये लीगल रिलेशनशिप होती है। अब देखिए होटल में डिनर कर रहे हैं पैसे देकर, क्वालिटी खराब है, क्या है संभव, मुकदमा कर सकते हैं। कुछ इस तरह के एग्जांपल है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के। आपने एसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आधे रास्ते के बाद एसी बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है, रेलवे कंपनी को आपको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन, बिकॉज उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो सर्विस पूरी, दे आर बाउंड बिकॉज कंसिडरेशन इज देयर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर कंसेंट शुड बी फ्री, एज आई टोल्ड यू, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, नो कोअर्जन, नो मिस्टेक, नो फ्रॉड, नो एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट। ये देखिए यहां ये वर्ड लिखे होंगे, ये मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस,
कोअर्जन, मिस्टेक। 5 नाम लिखे हैं। यदि दूसरी पार्टी की सहमति इनमें से किसी एक से भी प्रभावित है तो समझ लो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कंसेंट फ्री नहीं है। तो आप, यदि आपको नुकसान हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल। बट आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? या तो उसको बोलिए देख भाई तूने मेरी वो तो कहेगा मैं नहीं मान रहा क्योंकि ली तो उसी नहीं है, डरा धमकाकर या झूठ बोलकर। तो अब आप कहाँ जाओगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। Enforceability is a big umbrella, a big protection. We live in a country where we feel protected due to law. हर रोज बच्चों नए नए फैसले होते हैं, लोग गलतियां करते हैं सिस्टम में बैठे हुए, और हम फ्रीक्वेंटली कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। टाइम तो लगता है मगर हमें भरोसा है अदालत, उन जजेस पे कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमें जस्टिस देंगे। यही एनफोर्सिएबिलिटी है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में समझा चुका हूं, माइनर ना हो, साउंड माइंड का हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। लॉफुल कंसिडरेशन, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। क्विड प्रो क्यू, कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कुछ प्रतिफल लेगा आपसे। वो बोलेगा भाई मुझे कुछ कंसिडरेशन दे दे, सो दैट मैं मोटिवेट फील करूं। If somebody is taking exertion for you, he is working for you, you have to give him reward. It is called what? Consideration. Consideration. Lawful object. Objective should be legal. I told you, we live in a country where any contract should carry any type of objective. जैसे कपड़ा बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, केबल सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये सब लीगल है। इन सब में कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट होती। अब कोई बोले मैं गांजा बेच रहा हूं, अफीम बेच रहा हूं, ड्रग्स बेच रहा हूं, इलीगल एम्यूनेशन बेच रहा हूं, एटम बॉम्ब बेच रहा हूं, मैं मर्डर करवा सकते हो आप मुझसे, किडनैपिंग का काम भी कर सकता हूं आपके लिए। सर ये क्या बोल रहा हूं मैं, आपको सुन के भी खराब लग रहा है। व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल इलीगल ऑब्जेक्ट prohibited by law. Contract is illegal, immoral, and void outrightly. Illegal, immoral, and what? Void. Look at the communication part. How do I convey? You have, because it is a descriptive paper. You ought to have a good writing skill, good expression. It is not an objective paper. Mind it. Objective paper spoils your communication skill. It spoils your life. That is why entire CA course or other good courses like UPSC or civil services, they have kept descriptive. They have not made it objective. Because your communication skill is never explored. फिर आता है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। जैसे मैंने बोला एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट ऑफ वेजर, इलीगल ऑब्जेक्ट क्या है ये सब वॉइड है। ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होंगे। फिर मीनिंग सर्टेन हो, ऑयल वाला एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है? ऑयल का, ऑयल एग्जांपल। फिर आता है बच्चों वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कार वाला एग्जांपल। अ कैब ऑपरेटर टेल्स यू 15 मिनट में आई विल टेक यू टू दिल्ली बाय रोड इन कार। आप बोल रहे हो भाई मुझे नहीं मरना है, नमस्ते थैंक यू, मुझे रहने दो भाई, तू जा। फिर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, लीगल
फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना होता है। कुछ और ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें सरकार ये बोलती है कि देखो, जैसे अब कोई कोई एलएलपी है, कंपनी है, कि जी लीगल राइटिंग में ही होगा, रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। पार्टनरशिप नहीं है जो अनरजिस्टर्ड चल जाएगी। अब कंपनी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अमंग द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, तो वो क्या कहते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो कंपनी बनेगी, तो कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होगा, अटेस्टेशन होगा, राइटिंग में होना जरूरी है। तो ये कुछ कंप्लायंस होती हैं। आप सपोज सब्जी वाले क्या आ गए, भैया 1 किलो टमाटर देना, वो कहेगा जी साहब इसका रजिस्ट्रेशन होगा। वो कहेंगे भाई टमाटर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं भाई, मैं जमीन नहीं खरीदने आया हूँ, टमाटर का खेत नहीं ले रहा हूं मैं, टमाटर खरीद रहा हूँ विच इज अ गुड्स। और यार ये तो ऐसे होने लगेगा तो कितनी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, इसलिए वहां नहीं होता है। बट कुछ चीजों में सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से या और करप्शन या फ्रॉड को कम करने के लिए कुछ चीजों को ऐसे राइटिंग में और लीगल प्रूफ में केवाईसी के साथ रखा हुआ, सो दैट कल्प्रिट को आसानी से पकड़ा जा सके। कुछ इस तरह की सिचुएशन। ये बच्चों जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एनफोर्सिएबल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक भी कंडीशन इनमें से पूरी नहीं हुई तो वो क्या रहेगा सर, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो एनफोर्सिबल